मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हमने इंटर रिलेटेड जितने भी हमारे यानी कि वो सब्जेक्ट जो कि कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं उसको इंटर रिलेटेड कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है? कलेक्ट करना है, जोड़ना है, प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर उसके बाद जितना भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, सपोर्ट सिस्टम बनाएगा, उनको कोऑर्डिनेट करेगा, फिर कंट्रोल करेगा। इंफॉर्मेशन बेसिस डाटा। इंफॉर्मेशन में क्या आता है? डाटा आर स्ट्रीम्स ऑफ रॉ फैक्ट्स। डाटा के अंदर जितना भी डाटा होता है कि वो रॉ फैक्ट्स की फॉर्म में होता है, लाइक इमेजेस, ग्राफिक, वीडियो, वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन वो डाटा होती है जिसको शेप की जाती है मीनिंगफुल फॉर्म में, एक प्रॉपर मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर रहते हुए वर्किंग करवाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम। 3 एक्टिविटीज प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट में क्या होता है? जिसमें हमने कैप्चर करना है रॉ डाटा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट से हमने कैप्चर करना है ऐसा डाटा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है या एनवायरनमेंट के लिए हम लोग करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या करना है? रॉ डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आना है। आउटपुट क्या करता है? ट्रांसफर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू पीपल और एक्टिविटीज दैट यूज इट। कि आउटपुट जितनी भी आपकी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है प्रोसेसिंग वाली, उसको लोगों को ट्रांसफर करने के बाद उनकी एक्टिविटीज जितनी भी उनको यूज करवाता है। अब आते हैं फीडबैक पे। आउटपुट रिटर्न टू अप्रोक्सीमेट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प वैल्यूएट और करेक्ट इनपुट। इमेजेस जितनी भी हमारे आउटपुट मिलती है उनको अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने के बाद उनके इनपुट हम स्टेज तक जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर आर टेक्निकल फाउंडेशन एंड टूल। जितने भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हैं वो टेक्निकली फाउंडेट किए जाते हैं या उनके टूल बनाए जाते हैं, इस तरह की वर्किंग आगे लगाई जाती है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सप्लायर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल और यहाँ पे कस्टमर्स। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। इनपुट जाती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है, फीडबैक बनता है। इनपुट में हमारे पास क्या आता है? रेगुलरिटी एजेंसीज की इनपुट रेगुलरली दी जा रही है। प्रोसेसिंग में क्लासीफाई, अरेंज, कैलकुलेटिव एजेंसी अरेंज किया जाता है, उसके ऊपर आफ्टर वर्किंग कराई जाती है। फिर यानी कि ये स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं। आउटपुट में आता है कंप्यूटर्स के, हमारे कंप्यूटर्स कैसे वर्क करें, जिसको कैसे आगे लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। 3 बेसिक एक्टिविटीज, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट प्रोड्यूस द information organization need. Feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input. Environmental actors such as customers, suppliers and competitors, stakeholders, regulatory agencies interact with the organizations and its information system. इसमें हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सराउंडिंग एनवायरनमेंट होते हैं, इनमें 3 बेसिक एक्टिविटीज का नाम दिया जाता है। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के मुताबिक इंफॉर्मेशन को। फीडबैक क्या है? आउटपुट हमारे पास एक रिटर्न इंफॉर्मेशन आती है जो कि वैल्यूएट करती है तमाम एक्टिविटीज को लेकर जाती है। इनमें इन्वायरमेंटल के जो एक्टर्स आते हैं जो इन्वायरमेंटली पूरी और सिस्टम के साथ वर्क करते हैं, इनमें हमारे पास आते हैं कस्टमर, सप्लायर्स, कंप्यूटर, स्टेक होल्डर्स, रेगुलरिटी।
जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ रहते हुए वर्क करता है। इनका बेसिक पर्पस यही तीन पे आता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के ऊपर। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर मोर देन कंप्यूटर्स, हाँ जी ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ज्यादा पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में तीन चीज़ों का, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उसे मैनेज भी करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक पूरा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है, इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेपिंग द सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट्स वैल्यू फॉर द फर्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सोल्यूशन टू चैलेंज पोज्ड बाय द इन्वायरमेंट। कि मतलब ऐसा सिस्टम हमने बनाना है जो कि पूरे सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को समझेगा, उसके मुताबिक वो वर्क लेके जाएगा। फिर जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक फर्म बनाता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं इस पूरी पोज इंफॉर्मेशन को देखते हुए। यानी कि हमने क्या किया, हमने इन्वायरमेंट्स को देखा, उनके सप्लायर्स कस्टमर्स को देखा, उनके कंपटीटर्स को देखा, फिर उसके अंदर उनकी प्रोसेसिंग को देखा, किस तरह से एक वर्क कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैसे टेक्निकली इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है और वर्क सिस्टम के अंदर करवा रहा है। ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके ऊपर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी किस तरह से डिजाइनेट करती है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर वर्क करता है। डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, डाटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, हमारी जो डाटा वह जितना भी मैनेज कर रही है उस टेक्नोलॉजी को कौन सी चीज मैनेज कर रही है, कौन लेकर आगे मूव करवा रहा है, नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क आ जाता है, इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितने भी हमारे पास नेटवर्क होते हैं, इनके इंटरनेट, एक्सट्रानेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब चीज़ों के साथ इसका कनेक्शन बिल्ड करवाया जाता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म दैट सिस्टम इज बिल्ट ऑन, ऐसा प्लेटफॉर्म ये हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना जिसमें हम लोग क्या सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, आईटी का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इंटीग्रेशन एंड कन्वीनियंस थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। क्या कन्वीनियंस थ्योरी दी गई है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज प्रेजेंट द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस इन consisting in the integration and convergence approach by the analysis of three main and parts of the development। अच्छा, वो कहता है कि इसका मेन जो पार्ट है ना वो यही है कि हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन देखनी है कि हमने कैसे कन्वर्जेंस लेके चलनी है, और इसके तीन पाथ दिए गए हैं। नंबर 1 पे आता है इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ लोकल सिस्टम्स आर्किटेक्चर, जितने भी लोकल सिस्टम आर्किटेक्चर हैं उनके अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है ये उसके अंदर बनाता है। फिर फंक्शनैलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल टू द करंट नीड्स, कितनी भी करंट नीड्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है उसको फुलफिल करवाया जाता है। एक्सपेंशन, हमने जितनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग इसके अंदर रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन क्या होता है? वो आइडियोलॉजी सेंस है जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने फंक्शनल एलिमेंट्स बाय यूजिंग रिलेशन में अपने रिलेशन को देखते हुए वर्क करवाना होता है जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एज अ होल। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पूरे सिस्टम को देखते हुए वर्क कराता है। इंटीग्रेशन इज हियर अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ consolidation and merging of pictorial particular different class characters and forms of interrelated elements in order to create a functional entity resulting in the usefulness and efficiency which are greater than each of the parts acting separately। के मतलब हर पार्ट के सारे सिस्टम का कुछ पार्ट देखते हैं, जिनके कुछ पोर्शन पे हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, फिर उसके अंदर देखते हैं फर्दर वर्किंग आगे ली जाती है। इनकी फंक्शनल एंटिटी को देखा जाता है काम कैसे जा रहा है, फिर वो एक्टिव में हमें हर पार्ट को चेक करना होता है कुछ फर्दर पार्ट के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस सेंटर consist convergence at the development process consisting in the formulation similar feature with the regard to construction, function and appearance of various groups of system functions under the same environmental conditions regardless of adopted specific innovation solution। कि मतलब जितनी भी दूसरे सिस्टम करते हैं कि हमें कितनी सहूलत मिलती है, काम को हम लोग कैसे लेकर चलते हैं, उसकी अपीयरेंस आती है, उनकी फंक्शनैलिटी को या उनकी कंडीशंस को रिकॉर्डलेस अपॉइंटेड करते हैं अपनी इनोवेशन सोल्यूशन में देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन डाटा इनटू नॉलेज प्रोसेस। पहले इसकी डायग्राम को देखें। इसमें हमारे पास क्या काम आया,
ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया, अंदर इसमें काम किया आई केस, यानी कि पहले टेबल ऑफ आइडेंटिफाइड बैरियर्स बनाया गया, टेबल ऑफ रीजन बैरियर्स अक्रस, क्या रीजन आएंगे इन टेबल को देखते हुए उसके अंदर फर्दर क्या वर्किंग है, ब्लैकबोर्ड ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर रिडक्शन ऑफ द बैरियर्स, कितने रिडक्शन एंड बैरियर्स है उन चीजों को अंदर रखते हुए वर्क करवाया, काम को देखा है, डिसीजन मेकिंग को लेकर चले हैं, डाटा किस तरह से ये सारा सिस्टम वर्क किया। अब हम इसकी जो 1 बाय 1 हमने स्टेप्स हैं सारे मूव किए उनको देखते हैं। डाटा एक्यूमुलेशन यानी कि एक्यूमुलेट किया, पूरा स्टेप देखा गया। नेक्स्ट बाय प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग इट इज स्टोर्ड इन डाटा वेयर हाउस, ठीक है, डाटा वेयर हाउस में उसको स्टोर करवा दिया। फिर डाटा अंडर गोस ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रिपेयर इट फॉर ए डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर रहते हुए किस तरह से इसको वर्क करवाया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि 1 बाय 1 पूरे स्टेप्स का एनालिसिस किया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द यूज ऑफ ऑटोमेटिक सर्च टूल, के जितने भी ऑटोमेटिक सर्च टूल्स हैं वो उसके ऊपर लगाए हैं। कंपैरिजन डाटा फंड्स विद मॉडल्स ऑफ बिहेवियर रिएक्शंस स्टोर्ड इन इंटेलिजेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। द अल्टीमेट आउटकम ऑफ सच कंपैरिजन इज एन असेसमेंट ऑफ यूजफुलनेस of generalized information for management process and accumulation of such information along with data in the knowledge base, कि एक ही नॉलेज बेस के अंदर रहते हुए हमने कितना कंपैरिजन किया, अपनी यूजफुलनेस इंफॉर्मेशन देखिए, उनकी मैनेजमेंट देखिए, उनकी accumulation इस तरह से आइए पूरा एक सिस्टम बनाते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे आगे लेकर गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हमारा 1 बाय 1 हम देख रहे हैं। ये देखें, पहले हमें सबसे पहले आया पूरी डायग्राम हमने देखी, वो इसके साथ आया कि हाँ ये डाटा एक्यूमुलेट करा आइडेंटिफाइड को। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास वो ये देखें, कि यहाँ पे आता है कि टेबल के रीजन बनाते हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर उसके बाद आए इसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे उसके अंदर आई केस आ जाता है कि आपके टूल्स कैसे नजर आ रहे हैं, इस तरह से इसके अंदर वर्किंग की जा रही है, तमाम केसेस के अंदर उसकी वर्किंग को देखा जाता है। अब उसके बाद जब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमें यहाँ पे कंपैरिजन मॉडल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। फिर जब नेक्स्ट आते हैं तो यानी कि हमने वर्क कर लिया है, अब उनका ब्लैक बोर्ड मेथड्स आ रहे हैं जो कि प्रिजर्वेशन मेथड्स को दिखाते हैं। देन हम लोग डिसीजन मेकिंग के बाद आते हैं अब आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें यूजर लैंग्वेज को देखते हुए हमने क्वेश्चंस लगाने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चनर्स के बाद आती हैं डाटा कलेक्शन, जो कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डाटा को कलेक्ट करते हुए उनके अंदर एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस दिए जाते हैं। फिर डाटा कैटेगराइजेशन आती है जो कि न्यू वन हमने कंपैरिजन में करने, तो कंपैरिजन विद डाटा कलेक्शन एडिंग न्यू काम करते हुए प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर सॉल्विंग मेथड्स कनेक्शन देखे जाते हैं, कौन कौन से ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आएंगे। जब हमने ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम के प्रॉपर वन case tool where we have no ready solution, modify system or making new part it, हाँ जी हमने अपने सिस्टम को मेक करना है, फिर उसके अंदर रहते हुए फर्दर वर्किंग करानी है। अब सोल्यूशन बेस्ड मेथड सोल्यूशन, अच्छा पहले में हमारे पास आता है इंटरेक्टिव क्वेश्चनेयर मैकेनिज्म में सबसे पहले यही आया कि अपने सिस्टम को देखते हुए हमने क्वेश्चनेयर डिजाइन किया कि हमारा आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरह से आएंगी, उनका प्लान क्या होगा, कैसे वर्क करेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा डाटा कलेक्शन यानी कि आइडेंटिफाई करना हमारे प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर रहते हुए हम किस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हैं या हमने कौन सी चीज डिजाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैटेगराइजेशन, यानी कि उसकी सिलेक्शन करनी है, किस टाइप का डाटा हमने सिलेक्ट करना है, विच न्यू वन। फिर अब आते हैं हम कंपैरिजन पे, जो कि डाटा को हमारा शो करवा रहा है यहाँ पे कि ये डाटा को हमारे कंपैरिजन लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम की वैल्यूएशन करने के लिए कि हमने जितना भी प्रॉब्लम प्रॉपर वे से सॉल्व किया है कि नहीं किया। फिर हम जब ऑटोमेटिक सॉल्वर पे आते हैं तो ये आई के सॉल्वर पे लेके जाता है, हमें बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो उसको प्रॉपर वे से सॉल्व कर चुका है। फिर मॉडिफाई सिस्टम में क्या आता है, हमने आई केस को देखा था कि हमने आई केस को यूज करके सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सोल्यूशन बेस के अंदर क्या आता है, सोल्यूशन के अंदर सिस्टम को बेस करवा रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एंड हो गया, फर्दर वर्किंग खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे अंदर ये चीजें आती हैं, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स को देखते हुए इस चीज को अंडरस्टैंड करवाती है। ये हमने 1 बाय 1 करके आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स के सारे पॉइंट्स देखे और साथ में हमने दूसरे पीछे पॉइंट्स देखे, नॉलेज डिस्कवरी ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट की टर्बन है
ने एक डेफिनेशन दी थी, अ प्रोसेस दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, disseminate and transfer important information and expertise that are part of organization's memory that typically reside within the organization in an unstructured manner। कि एक ही कंपनी के अंदर रहते हुए अनस्ट्रक्चरली कैसे चीज़ों को देखा जाता है कि आपको एक पूरे प्रॉपर वे में चीज़ मिल रही है, उसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड मैनर पर चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। क्रिएटिंग ऑफ नॉलेज अनेबल्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायनामिक लर्निंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर की जाती है फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग नॉलेज, एक्सप्लोरिंग इट इन फॉर्मल मैनर। अच्छा ठीक है, आप इसमें आइडेंटिफाई करना, नॉलेज को एक्सपर्ट करना फॉर्मल मैनर में, फिर एक्सप्लोर बाय वी यूज फॉर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एक्सचेंज अमंग पर्सन एंड द एबल ऑफ ग्रो। किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और एबल ऑफ अपनी ग्रो करने के काबिल बना सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉलेज इक्विजिशन। नॉलेज इक्विजिशन में क्या आता है कि इसमें स्टोर करने डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, बेस्ट प्रैक्टिस आती है, अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डेवलप करते हैं ऑनलाइन एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट्स को, नेटवर्क को, कि ऑनलाइन जितने भी हमारे पास एक्सपर्ट नेटवर्क सिस्टम है वो इसके अंदर डेवलप किए जाते हैं। क्रिएटिंग नॉलेज, ट्रैकिंग डाटा फ्रॉम टीपीएस एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज या टीपीएस ट्रांसपोर्ट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जाती है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू जिस पर डाटा को ट्रैक किया जाता है कि डाटा किधर मौजूद है, कहाँ तक पहुँच गया, कितनी उसके ऊपर फर्दर वर्किंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉलेज स्टोरेज। नॉलेज स्टोरेज में डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेसेस आ जाती हैं। रोल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनमें स्पोर्ट डेवलपमेंट, इंकरेज, रिवार्ड for development of paneled knowledge storage system, encourage development of corporate wide schemas or for indexing documents, reward employees for taking time to update and store documents properly। जो स्पोर्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर प्लान किया जाता है, स्टोरेज सिस्टम के अंदर इंकरेज करते हैं डेवलपमेंट को कॉपरेट करने के लिए, वाइड स्कीमास को एक्सटेंडिंग इंडेक्स करने इंडेक्स नंबर वाइज करने के लिए, और रिवार्ड जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट दी जाती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर लें, और अरेंज करने के बाद उनको एक हम लोग रिवार्ड पेश करते हैं कि हाँ जी आपने काम अपना वक्त से परफॉर्म किया। अब नॉलेज मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट आते हैं, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई। क्रिएट, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई ये मेन फीचर्स हैं। नॉलेज मैनेजमेंट की वैल्यू में कौन सी रॉ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन आ जाती है, एक्विजिशन, स्टोरेज, डिजामिनेशन एंड एप्लीकेशन। एक्विजिशन में हमारे पास पहले आती है डिजामिनेशन। डिजामिनेशन में पोर्टल्स आ जाते हैं, कुछ ईमेल रिपोर्ट्स, ईमेल की रिपोर्ट्स डाली जाती हैं, सर्च इंजन यानी कि गूगल वगैरह, किसी कोलैबोरेशन टूल्स जो कि इसको देखने में काम करते हैं। डायलॉग डिजामिनेशन टूल में क्या आती है, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी शेयर्ड मैनेजमेंट है मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, अटेंशन रख सकें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती है, न्यू बिजनेस प्रैक्टिस की, न्यू प्रोडक्ट मार्केट से हमने कोई भी चीज़ न्यूली इन्वेंट करनी है तो हमें नॉलेज के बारे में इस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर फर्दर वर्किंग परफॉर्म करानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू से डाटा एंड इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिजामिनेशन, एक्वायर नॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती है स्टोर, डिजामिनेशन एंड नॉलेज डिस्कवरी, डाटा माइनिंग, न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिथम, नॉलेज वर्क स्टेशन, एक्सपर्ट नॉलेज नेटवर्क्स। आगे हमारे पास आते हैं कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज डेटाबेस, इंटीग्रेट इंटरनेट पोर्टल्स, पुश ईमेल्स, सर्च इंजन, कोलैबोरेशन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, कल्चर, कम्युनिटी प्रैक्टिस, पर्सनल नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल नेटवर्क आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल टीम्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, न्यू आईटी बिजनेस के, ये सारी चीज़ें जितनी भी ना फीडबैक में आती हैं। इसका बेसिक मीनिंग है कि नॉलेज मैनेजमेंट टुडे इन्वॉल्व बोथ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज एंड अ होस्ट ऑफ एनेबलिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की। ये तमाम चीज़ें इन सब चीज़ों को देखते हुए बनाई जाती हैं कि कितनी मैनेजमेंट हमने लेनी है, क्या हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इंक्रीजिंग रिजल्ट्स। हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, नॉलेज इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिटरमिनेट रिजल्ट, व्हेन इट इज यूज्ड इट इज नॉट कंज्यूम्ड, इट्स कस्टमर कैन ऐड टू इट एंड देन इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो मतलब जितना भी नॉलेज है ना वो आपके पास उतना जब इंक्रीज होता जाता है, वो कभी भी डिक्रीजिंग की फॉर्म में नहीं जाता। फ्रेगमेंटेशन में लीड ना नीड टू रिफ्रेश, हमारी जितनी भी डाटा है उसको फ्रेगमेंट करने की जरूरत महसूस होती है, कंटिन्यूअली हम मेंटेन करते हैं सोर्सेज को। कंप्यूटेड एडवांटेज में अनसर्टेन वाली कहते हैं, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, देयर टू मैनी इंटेंजिबल
में हमारे लिए बेनिफिट्स आ सकते हैं, शेयर टाइमिंग नॉलेज आ सकते हैं, जो कि चीज़ों को देखते हुए आगे लेके जाता है। रिपोर्टेड इन टाइम के हमें जितना भी रूट करना है हमें विद इन टाइम के अंदर रहता है। वैलिडिटी नॉलेज को देखना है कि हमने नॉलेज सही एक्सप्लोर किया, काम को सही लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए हमने चीज़ को आगे मूव करवाना है। ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज। अच्छा, अब जब हम डाटा से इन्फॉर्मेशन आते हैं वो प्रोसेस हो जाता है। नॉलेज क्या होता है, वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बन जाती है to transfer information into knowledge, the firm must नॉलेज वर्क। वो यही कह रहा है कि मुझे पता हो कि नॉलेज हमने लगाना क्या। अगर एक इंजीनियर उसको पता है मेरी फील्ड क्या है, मैंने किस फील्ड में जाके वर्क करना है, तो विजडम क्या है, अपने मंदी के साथ रहते हुए कोलैबोरेटिव इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आ जाती है। नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्व वेयर व्हेन एंड हाउ, वेयर व्हेन एंड हाउ, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने अप्लाई करते हुए काम करना है। नॉलेज हाउ टू डू things effectively in ways or other organizations cannot duplicate is primary source of profit and competitive advantage that cannot be purchased easily by competitors। हम लोग अपने कंपिटिटर से अच्छी तरह जो है इफेक्टिवली वर्क तब उस में कर सकते हैं अगर इसका कोई जो डुप्लीकेशन है वो मौजूद ना हो किसी भी सोर्स का। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग यानी कि सेल्फ लर्निंग, जो कि डिस्क्राइब किसको करते हैं, गैदर क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। इन प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में क्या किया जाता है, प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइजेशनल लर्न गेन एक्सपीरियंसेस थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजरमेंट, ट्रायल एंड एरर, फीडबैक। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एक्सपीरियंस करते हैं जिनमें कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजरमेंट्स आते हैं, ट्रायल ली जा सकती है, एरर ली जा सकती है, फीडबैक, एडजस्ट बिहेवियर to reflect experiences क्रिएट करना है इसमें न्यू बिजनेस पैटर्न, मैनेजमेंट, डिसीजन सिस्टम। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि हमने न्यू बिजनेस का प्रोसेस बनाना है, फिर उनका पैटर्न देखना है, प्रोसेस को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें सेल्फ लर्निंग करते हैं, उसके अंदर गैदर क्रिएट, पहले हमने डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्रिएट करना है, नॉलेज अप्लाई करते हुए अपने पर्पस को अचीव करना है। ये हमारा बेसिक पर्पस होता है। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी किस तरह से डिजामिनेट करती है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर वर्क करता है। डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, डाटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, हमारी जो डाटा वह जितना भी मैनेज कर रही है उस टेक्नोलॉजी को कौन सी चीज मैनेज कर रही है, कौन लेकर आगे मूव करवा रहा है। नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क आ जाता है, इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जितने भी हमारे पास नेटवर्क होते हैं इनके इंटरनेट, एक्सट्रानेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब चीज़ों के साथ इसका कनेक्शन बिल्ड करवाया जाता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म दैट सिस्टम इज बिल्ट ऑन, ऐसा प्लेटफॉर्म ये हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना जिसमें हम लोग क्या सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, आईटी का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इंटीग्रेशन एंड कन्वीनियंस थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। क्या कन्वीनियंस थ्योरी दी गई है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज प्रेजेंट द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ MIS in consisting in the integration and convergence approach by the analysis of three main and parts of the development। अच्छा, वो कहता है कि इसका मेन जो पार्ट है ना वो यही है कि हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन देखनी है कि हमने कैसे कन्वर्जेंस लेके चलनी है, और इसके तीन पार्ट दिए गए हैं। नंबर 1 पे आता है इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ लोकल सिस्टम्स आर्किटेक्चर। जितने भी लोकल सिस्टम आर्किटेक्चर हैं उनके अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है ये उसके अंदर बनाता है। फिर फंक्शनैलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल टू द करंट नीड्स, कितनी भी करंट नीड्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है उसको फुलफिल करवाया जाता है। एक्सपेंशन, हमने जितनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग इसके अंदर रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आइडियोलॉजी साइंस है जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने फंक्शनल एलिमेंट्स बाय यूजिंग रिलेशन, अपने रिलेशन को देखते हुए वर्क करवाना होता है जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एज अ होल। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पूरे सिस्टम को देखते हुए वर्क कराता है। इंटीग्रेशन इज हियर अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ consolidation and merging of pictorial particular different class characters and forms of interrelated elements in order to create a functional entity resulting in the
usefulness and efficiency which are greater than each of the parts acting separately। के मतलब हर पार्ट के अंदर सारे सिस्टम का कुछ पार्ट देखते हैं, जिनके कुछ पोर्शन पे हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, फिर उसके अंदर देखते हैं फर्दर वर्किंग आगे ली जाती है, इनकी फंक्शनल एंटिटी को देखा जाता है, काम कैसे जा रहा है, फिर वो एक्टिंग में हमें हर पार्ट को चेक करना होता है अपने फर्दर पार्ट के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं कन्वर्जेंस सेंटर convergence at the development process consisting in the formulation similar feature with the regard to construction function and appearance of various groups of system functions under the same environmental conditions regardless of adopted specific innovation solution। कि मतलब जितनी भी हमें दूसरे सिस्टम के करते हैं कि हमें कितनी सहूलत मिलती है, काम को हम लोग कैसे लेकर चलते हैं, उसकी अपीयरेंस आती है, उनकी फंक्शनैलिटी को या उनकी कंडीशंस को रिकॉर्डलेस अपॉइंटेड करते हैं अपनी इनोवेशन सोल्यूशन में देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन डाटा इनटू नॉलेज प्रोसेस। पहले इसकी डायग्राम को देखें, इसमें हमारे पास क्या काम आया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया, अंदर इसमें काम किया आई केस, यानी कि पहले टेबल ऑफ आइडेंटिफाइड बैरियर्स बनाए गए, टेबल ऑफ रीजन बैरियर्स अकर, क्या रीजन आएंगे इन टेबल को देखते हुए उसके अंदर फर्दर क्या वर्किंग है, ब्लैक बोर्ड ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर रिडक्शन ऑफ द बैरियर्स, कितने रिडक्शन एंड बैरियर्स आए उन चीजों को अंदर रखते हुए वर्क करवाया, काम को देखा है, डिसीजन मेकिंग को लेकर चले हैं, डाटा किस तरह से ये सारा सिस्टम वर्क किया। अब हम इसकी जो 1 by 1 हमने स्टेप्स हैं सारे मूव किए उनको देखते हैं। डाटा एक्यूमुलेशन यानी कि एक्यूमुलेट किया, पूरा स्टेप देखा गया। नेक्स्ट बाय प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग इट इज स्टोर्ड इन डाटा वेयर हाउस, ठीक है, डाटा वेयर हाउस में उसको स्टोर करवा दिया। फिर डाटा अंडर गोस ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रिपेयर इट फॉर ए डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर रहते हुए किस तरह से इसको वर्क करवाया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि 1 by 1 पूरे स्टेप्स का एनालिसिस किया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द यूज ऑफ ऑटोमेटिक सर्च टूल, के जितने भी ऑटोमेटिक सर्च टूल्स हैं वो उसके ऊपर लगाए हैं। कंपैरिजन डाटा फंड्स विद मॉडल्स ऑफ बिहेवियर रिएक्शंस स्टोर्ड इन इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। द अल्टीमेट आउटकम ऑफ सच कंपैरिजन इज एन असेसमेंट ऑफ यूजफुलनेस of generalized information for management process and accumulation of such information along with data in the knowledge base, कि एक ही नॉलेज बेस के अंदर रहते हुए हमने कितना कंपैरिजन किया, अपनी यूजफुलनेस इंफॉर्मेशन देखिए, उनकी मैनेजमेंट देखिए, उनकी एक्यूमुलेशन इस तरह से यह पूरा एक सिस्टम बनाते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे आगे लेकर गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे पूरा प्रोसेस हमारा 1 by 1 हम देख रहे हैं। ये देखें, पहले हमें सबसे पहले आया पूरी डायग्राम हमने देखी, वो इसके साथ आया कि हाँ ये डाटा एक्यूमुलेट करा आइडेंटिफाइड को। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास वो ये देखें, कि यहाँ पे आता है कि टेबल के रीजन बनाते हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर उसके बाद आए इसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे उसके अंदर आई केस आ जाता है कि आपके टूल्स कैसे नजर आ रहे हैं, इस तरह से इसके अंदर वर्किंग की जा रही है, तमाम केसेस के अंदर उसकी वर्किंग को देखा जाता है। अब उसके बाद जब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमें यहाँ पे कंपैरिजन मॉडल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। फिर जब नेक्स्ट आते हैं तो यानी कि हमने वर्क कर लिया है, अब उनका ब्लैक बोर्ड मेथड्स आ रहे हैं जो कि प्रिजर्वेशन मेथड्स को दिखाते हैं। देन हम लोग डिसीजन मेकिंग के बाद आते हैं आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें यूजर लैंग्वेज को देखते हुए हमने क्वेश्चंस लगाने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चनर्स के बाद आती हैं डाटा कलेक्शन, जो कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डाटा को कलेक्ट करते हुए उनके अंदर एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस देते जाते हैं। फिर डाटा कैटेगराइजेशन आती है जो कि न्यू वन हमने कंपैरिजन में करने थे, कंपैरिजन विद डाटा कलेक्शन एडिंग न्यू काम करते हुए प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर सॉल्विंग मेथड्स कनेक्शन देखे जाते हैं, कौन कौन से ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आएंगे। जब हमने ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम किया, प्रॉपर वन case tool where we have no ready solution, modify system or making new parted, हाँ जी हमने अपने सिस्टम को मेड करना है, फिर उसके अंदर रहते हुए फर्दर वर्किंग करानी है। अब सोल्यूशन बेस्ड मेथड सोल्यूशन, अच्छा पहले में हमारे पास आता है इंटरेक्टिव क्वेश्चनर मैकेनिज्म में सबसे पहले यही आया कि अपने सिस्टम को देखते हुए हमने क्वेश्चनर डिजाइन किया कि हमारा आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरह से आएंगी, उनका प्लान क्या होगा, कैसे वर्क करेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा डाटा कलेक्शन यानी कि आइडेंटिफाई करना हमारे प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर रहते हुए हम किस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हैं या हमने कौन सी चीज डिजाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैटेगराइजेशन, यानी कि उसकी सिलेक्शन करनी है, किस टाइप का डाटा हमने सिलेक्ट करना है, विच न्यू वन।
फिर अब आते हैं हम कंपैरिजन पे, जो कि डाटा को हमारा शो करवा रहा है यहाँ पे कि ये डाटा को हमारे कंपैरिजन लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम की वैल्यूएशन करने के लिए कि हमने जितना भी प्रॉब्लम प्रॉपर वे से सॉल्व किया है कि नहीं किया। फिर हम जब ऑटोमेटिक सॉल्वर पे आते हैं तो ये आई के सॉल्वर पे लेके जाता है, हमें बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो उसको प्रॉपर वे से सॉल्व कर चुका है। फिर मॉडिफाई सिस्टम में क्या आता है, हमने आई केस को देखा था कि हमने आई केस को यूज करके सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सोल्यूशन बेस के अंदर क्या आता है, सोल्यूशन के अंदर सिस्टम को बेस करवा रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एंड हो गया, फर्दर वर्किंग खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे अंदर ये चीजें आती हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, जो आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स को देखते हुए इस चीज को अंडरस्टैंड करवाती है। ये हमने 1 बाय 1 करके आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स के सारे पॉइंट्स देखे और साथ में हमने दूसरे पीछे पॉइंट्स देखे नॉलेज डिस्कवरी। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट टर्बन ने एक डेफिनेशन दी थी। अ प्रोसेस दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, डिसेमिनेट एंड ट्रांसफर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड expertise that are part of organization's memory that typically reside within the organization in an unstructured manner। कि एक ही कंपनी के अंदर रहते हुए अनस्ट्रक्चरली कैसे चीज़ों को देखा जाता है कि आपको एक पूरे प्रॉपर वे में चीज़ मिल रही है, उसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड मैनर पर चीज़ों को डिफाइन किया जा रहा है। क्रिएटिंग ऑफ नॉलेज अनेबल्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायनामिक लर्निंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर की जाती है। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग नॉलेज, एक्सप्लोरिंग इट इन फॉर्मल मैनर। अच्छा ठीक है, आप इसमें आइडेंटिफाई करना, नॉलेज को एक्सपर्ट करना फॉर्मल मैनर में, फिर एक्सप्लोर बाय रीयूज। फॉर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एक्सचेंज अमंग पर्सन एंड द एबल ऑफ ग्रो। किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और एबल ऑफ अपनी ग्रो करने के काबिल बना सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉलेज इक्विजिशन। नॉलेज इक्विजिशन में क्या आता है कि इसमें स्टोर करने डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, बेस्ट प्रैक्टिस आती है। अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डेवलप करते हैं ऑनलाइन एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट्स को, नेटवर्क को, या ऑनलाइन जितने भी हमारे पास एक्सपर्ट नेटवर्क सिस्टम है उसके अंदर डेवलप किए जाते हैं। क्रिएटिंग नॉलेज, ट्रैकिंग डाटा फ्रॉम टीपीएस एंड एक्सटर्नल सोर्सेज या टीपीएस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जाती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू इस पर डाटा को ट्रैक किया जाता है कि डाटा किधर मौजूद है, कहाँ तक पहुँच गया, कितनी उसके ऊपर फर्दर वर्किंग हो गई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉलेज स्टोरेज। नॉलेज स्टोरेज में डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेसेस आ जाती हैं। रोल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनमें स्पोर्ट डेवलपमेंट, इनकरेज, रिवार्ड for development of paneled knowledge storage system, encourage development of corporate wide schemas or for indexing documents, reward employees for taking time to update and store documents properly। जो स्पोर्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर प्लान किया जाता है स्टोरेज सिस्टम के अंदर इंकरेज करते हैं डेवलपमेंट को कॉपरेट करने के लिए, वाइड स्कीमास को एक्सटेंडिंग इंडेक्स नंबर वाइज करने के लिए, और रिवार्ड जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट दी जाती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर लें, और अरेंज करने के बाद उनको एक हम लोग रिवार्ड पेश करते हैं कि हाँ जी आपने काम अपना वक्त से परफॉर्म किया। अब नॉलेज मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट आते हैं, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई। क्रिएट, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई मेन फीचर्स हैं। नॉलेज मैनेजमेंट की वैल्यू में कौन सी रॉ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन आ जाती है, एक्विजिशन, स्टोरेज, डिसेमिनेशन एंड एप्लीकेशन। एक्विजिशन में हमारे पास पहले आती है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन में पोर्टल्स आ जाते हैं, कुछ ईमेल रिपोर्ट्स, ईमेल की रिपोर्ट्स डाली जाती हैं, सर्च इंजन यानी कि गूगल्स वगैरह, etc। कोलैबोरेशन टूल्स जो कि इसको देखने में काम करते हैं। डायलॉग डिसेमिनेशन टूल में क्या आती है, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी शेयर्ड मैनेजमेंट है जिसमें मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, अटेंशन कर सकें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती है, न्यू बिजनेस प्रैक्टिस की, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस की, मार्केट से हमने कोई भी चीज़ न्यूली इन्वेंट करनी तो हमें नॉलेज के बारे में, इस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर फर्दर वर्किंग परफॉर्म करानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू से डाटा एंड इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिसेमिनेशन, एक्वायर नॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती है स्टोर, डिसेमिनेशन एंड नॉलेज डिस्कवरी, डाटा माइनिंग, न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिथम, नॉलेज वर्क स्टेशन, एक्सपर्ट नॉलेज नेटवर्क्स। आगे हमारे पास आते हैं कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज डेटाबेस, इंटीग्रेट इंटरनेट पोर्टल्स, पुश ईमेल्स, सर्च इंजन, कोलैबोरेशन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, नॉलेज कल्चर, कम्युनिटीज प्रैक्टिस, पर्सनल नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल नेटवर्क आ
फीडबैक में आती हैं। इसका बेसिक मीनिंग है कि नॉलेज मैनेजमेंट टुडे इन्वॉल्व बोथ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज एंड अ होस्ट ऑफ एनेबलिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की तमाम चीज़ें इन सब चीज़ों को देखते हुए बनाई जाती हैं कि कितनी मैनेजमेंट हमने लेनी है, क्या हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इंक्रीजिंग रिजल्ट्स कि हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है नॉलेज इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिटरमिनेट रिजल्ट व्हेन इट इज यूज्ड इट इज नॉट कंज्यूम्ड इट्स कस्टमर कैन ऐड टू इट एंड देन इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो मतलब जितना भी नॉलेज है ना वो आपके पास उस जगह में इंक्रीज होता जाता है, वो कभी भी डिक्रीजिंग की फॉर्म में नहीं जाता। फ्रेगमेंटेशन में लीड ना नीड टू रिफ्रेश के हमारी जितनी भी डाटा उसको फ्रेगमेंट करने की जरूरत महसूस होती है। कंटिन्यूअली हम मेंटेन करते हैं सोर्सेज को कंप्यूटेड एडवांटेज में। अनसर्टेन वाली कहते हैं डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज देयर टू मैनी इंटेंजिबल एसेट्स के हमारे पास बहुत से एसेट्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। अनसर्टेन वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसका हमें पता भी नहीं, हमारे लिए बेनिफिट्स आ सकते हैं, शेयर टाइमिंग नॉलेज आ सकते हैं, चीज़ों को देखते हुए आगे लेके जाते हैं। रिपोर्टेड इन टाइम के हमने जितना भी रूट करना है हमें विद इन टाइम के अंदर रहता है। वैलिडिटी नॉलेज को देखना है कि हमने नॉलेज सही एक्सप्लोर किया, काम को सही लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए हमने चीज़ को आगे मूव करवाना है। ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज। अच्छा, अब जब हम डाटा से इन्फॉर्मेशन आता है वो प्रोसेस आ जाता है। नॉलेज क्या होता है, वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बन जाती है टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज इन्फॉर्म मस्ट नॉलेज वर्क। वो यही कह रहा है कि मुझे पता हो कि नॉलेज हमने लगाना क्या। अगर एक इंजीनियर उसको पता है मेरी फील्ड क्या है, मैंने किस फील्ड में जाके वर्क करना है, तो विजडम चाहता है अक्लमंदी के साथ रहते हुए कोलैबोरेटिव इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आ जाती हैं। नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्व वेयर व्हेन एंड हाउ, वेयर व्हेन एंड हाउ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने अप्लाई करते हुए काम करना है। नॉलेज हाउ टू डू things effectively in ways or other organizations cannot duplicate its primary source of profit and competitive advantage that cannot be purchased easily by competitors। हम लोग अपने कंपिटिटर से अच्छी तरह जो है इफेक्टिवली वर्क तब शुरू में कर सकते हैं अगर इसका कोई कभी जो डुप्लीकेशन है वो मौजूद ना हो किसी भी सोर्स का। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग यानी कि सेल्फ लर्निंग, जो कि डिस्क्राइब किसको करते हैं, गैदर क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। इन प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में क्या देखी जाती है, प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइजेशनल लर्न गेन एक्सपीरियंसेस थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा मेजरमेंट ट्रायल एंड एरर फीडबैक। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एक्सपीरियंस करते हैं जिनमें कलेक्शन ऑफ डाटा मेजरमेंट्स आते हैं, ट्रायल ली जा सकते हैं, एरर ली जा सकते हैं, फीडबैक एडजस्ट बिहेवियर to reflect experiences क्रिएट करना है अपने न्यू बिजनेस पैटर्न मैनेजमेंट डिसीजन सिस्टम। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि हमने न्यू बिजनेस का प्रोसेस बनाना है, फिर उनका पैटर्न देखना है, प्रोसेस को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें सेल्फ लर्निंग करते हैं। उसके अंदर गैदर क्रिएट, पहले हमने डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्रिएट करना है, नॉलेज अप्लाई करते हुए अपने पर्पस को अचीव करना है। ये हमारा बेसिक पर्पस होता है। आज के लेक्चर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।